हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का सोशल साइंस, जिसमें हम देख रहे हैं मॉडल पेपर। मॉडल पेपर का इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने सेट 1 और सेट 2 कवर कर लिया है और इस वीडियो में हम देखेंगे सोशल साइंस का सेट 3। देखिए, 2 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं इतिहास के अंतर्गत और जो भी प्रश्न बनते हैं वो घुमा फिरा के ही बना रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इससे पहले वाले वीडियोज़ यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इतिहास के आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए। हमने वहाँ पे सारे टॉपिक वाइज पढ़ा के रखे हैं और उसके बाद अगर आप मॉडल सेट करेंगे तो 40 प्रश्नों में से आप 25 से 30 प्रश्नों को आराम से इसका आंसर दे देंगे। हाँ, अगर आपने पहली बार चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबा लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके सारे चीज़ को चेक कीजिए। आपको हर एक चीज़ पार्ट बाय पार्ट मिलेगी और मॉडल सेट की जितने भी सारे वीडियोज़ हैं वो भी पार्ट बाय पार्ट मिलेगी। तो चलिए सेट 3 को देखते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। प्रश्न है यहाँ पे, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर का 14 जुलाई 1789। हमने इससे पहले वाले वीडियोज़ में सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ा था कि 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी, लेकिन यहाँ पे फुल डेट के साथ दे रखे हैं। तो क्वेश्चन जो है सो एक ही है, 2 ही चैप्टर्स हैं और उसे 5 सेट बनाना है। तो क्वेश्चन जो है सो घुमा फिरा के दे रहे हैं भाई, टेंशन मत लियो। आप वीडियो में आ गए हैं तो वीडियो को पूरा देख लियो। अगर आपको याद करने हैं तो मैं ट्रिक बता दियो, और अगर ट्रिक से भी याद ना हो तो आप क्या करियो, वीडियो को 2-3 बार देख लियो, आपके दिमाग में सभी अपने आप डल जियो भाई। हाँ, डायलॉग अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो। एक लाइक का भूखा हूँ भाइयों बहनों, एक लाइक का भूखा हूँ। प्रश्न संख्या 2, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है रूसो को। अब देखिए इसे याद कैसे रखा जाए। अब देखिए यहाँ दूत क्या होता है, दूत। अब देखिए पहले क्या होता था ना, एक देश से दूसरे देश सूचना पहुंचानी होती थी तो वो दूतों के द्वारा पहुंचाई जाती थी। तो पहले के दूत खुश हो जाते थे, पहले के दूत को अगर बाहर भेजा जाता था तो वो खुश हो जाते थे, लेकिन अब के दूत क्या हो जाते हैं, रूस जाते हैं भाई। तो हो गया ना कवर, रूसो। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, दूत। दूत अब क्या होते हैं, रूस जाते हैं। तो हो गया ना कवर, रूसो। दोस्तों टेंशन मत लियो, जो भी प्रश्न हार्ड है या टफ है उसको मैं ट्रिक से करवाने वाला हूँ ताकि आप जिंदगी भर ना भूलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो हमने इस प्रश्न को पीछे करवाया है और मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। आप गूगल का भी सहारा ले सकते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। अच्छा प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य अन्य कुछ, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रूसो का। किसका है, रूसो का। रूसो ने कहा पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश का नागरिक हो। तो इस प्रश्न को आप याद रखेंगे भाई। देखिए रूसने वाला व्यक्ति ऐसे शब्द को कह गया, मैं चौंक गया भाई। हाँ, मैं चौंक गया। इतनी अच्छी बातें रूसने वाला व्यक्ति कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसकी रचना की है दिदरो ने। किसने की है रचना? दिदरो ने की है। विश्वकोश किसने की है, दिदरो। आप इसे याद रखेंगे भाई। अच्छा देखिए, याद रखने का तरीका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो सबसे पहले आप रट्टा मार लो, दूसरा ट्रिक से कर लो, और तीसरा वीडियो को 2 से 3 बार देख लो भाई। भाई जो आपको पसंद आता है वो इससे आप कर लो, बाकी एग्जाम में ना आए या आए वो तो थारी किस्मत पे डिपेंड करता है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसे याद कैसे रखेंगे, देखिए डिस्कवरी है ना, क्या है, डिस्कवरी। अब नेहरू नाम का लड़का है, नेहरू नाम का लड़का है, वो डिस्कवरी चैनल देखते रहता है। हाँ, अरे डिस्कवरी चैनल देखते रहता है। अरे डिस्कवरी चैनल मत देखो, उतना टीवी मत देखो, लेकिन मानता ही नहीं है भाई। तब क्या हो गया, उसकी आंखें लाल हो गई। टीवी देखते देखते ना उसकी आंखें लाल हो गई भाई। किसकी, नेहरू की। तो हो गया ना कवर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यह कथन किसका है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह इसका जो आंसर होगा आप में से कई जानते होंगे, लेकिन चलिए मैं थोड़ा बता ही देता हूँ। सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ये मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। 8 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो सन 1905 में हुआ। बंगाल का विभाजन पीछे पड़ चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता यहाँ था सिद्धू और कानू। याद कैसे रखेंगे, अब देखिए संथाल का विद्रोह हुआ, थाल का विद्रोह, किसका, थाल, थाल मतलब क्या, थाली। अब देखिए विद्रोह हो गया तो विद्रोह होगा 2 लोगों में,
एक इधर लोग बैठे हुए, एक इधर लोग बैठे हुए, ये बीच में थाली है, थाली में खाना रखा हुआ है, दोनों विद्रोह कर रहे हैं, मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा, अरे थाल में मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा। बचपन में लड़ते थे ना, ये थाली मेरी है, थाली मेरी है, तो दोनों लड़ जाते थे भाई। और दोनों का नाम क्या था, एक का नाम सिद्धू, दूसरा का नाम कानू। तो जब भी आए ना संताल विद्रोह का नेता कौन है, या संताल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन है, या संताल विद्रोह के नेता कौन थे, तो आपको क्या मारना है, सिद्धू और कानू। हाँ भाई हाँ। नेक्स्ट प्रश्न, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो उसके प्रमुख नेता थे मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। इसे आप याद रखेंगे भाई। चलिए प्रश्न संख्या 11 नंबर 11, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधे आप ये समझिए, पर्यावरण में जितने भी चीज़ें हमारे लिए उपलब्ध है जो हमारे काम आती है वे संसाधन कहलाती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, यानी कि बी नंबर इज द राइट आंसर इज दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 12 नंबर, भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है। भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या होता है, भूमि का ह्रास होना। बातें समझ में आ गई, निम्नीकरण मतलब भूमि का ह्रास होना। अब देखिए मुख्य कारण इसमें कौन सा नहीं है, तो वनों को जब हम काट देंगे तो भूमि का निम्नीकरण होगा, भूमि का ह्रास होगा ही होगा। अति पशुचारण, अगर हर जगह पे हम पशुओं को चरा देंगे तो वहाँ के सारे घासों को खा लिया जाएगा, उसके बाद वहाँ पर भी भूमि का निम्नीकरण यानी कि भूमि का ह्रास हो सकता है, होगा ही। और अगर खनन कर देंगे तो वहाँ भी भूमि का निम्नीकरण, भूमि का ह्रास होगा। लेकिन मधुमक्खी का पालन करेंगे तो भूमि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानी रूप में पाया जाता है, तो वो थे 43% भाग मैदान के रूप में पाया जाता है। बाकी जितने बचे 57% वो पाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्र या फिर पानी के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये 57% है ना। बाकी जो बच गए हैं 43 वो इधर रह जाते हैं भाई, सॉरी 47%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो वो है अनवीकरणीय। कैसे सर, क्योंकि वो जो है सो लौह अयस्क एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, और जो संसाधन एक ना एक दिन खत्म होने वाले रहेंगे जिसकी मात्रा सीमित हो वो कहलाते हैं अनवीकरणीय संसाधन भाई। हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ाया हुआ प्रश्न है, गुलाबी सिर वाली बत्तख किन जातियों में शामिल है, तो लुप्त जातियों में शामिल है। हमने पीछे भी आपको पढ़ाया है और मॉडल पेपर में भी आपको पढ़ाया है। क्वेश्चन यहाँ पे घुमा दिया गया है। क्वेश्चन उधर था कि लुप्त जातियों के अंदर कौन कौन से आता था, तो वहाँ पे चीता था, एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख। अबर यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया है तो क्वेश्चन तोड़ मरोड़ सकता है लेकिन बदल नहीं सकता है। पांचों के पांचों सेट आप कवर कर लीजिए, ये आपके लिए सुनहरा वो मौका है अच्छा नंबर लाने का। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले वन्य जीव के आवास का विनाश, ये पहला कारण है। वन्य जीव को मारना या शिकार करना दूसरा कारण है। पर्यावरण प्रदूषण एवं दवालन करना, ये भी तीसरा कारण है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, सभी कारण है यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, हमने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छी तरीके से। तो यह है वनों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध है। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रमुख अनुयायी थे। इसमें क्या होता था ना, लोग पेड़ को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे और बोलते थे पहले मुझे काटो फिर पेड़ को काटने दूंगा भाई। हाँ भाई, पेड़ को बचाना यानी कि अपने जीवन को बचाना है। जो पेड़ों को महत्व जानते हैं ना, वो पेड़ों को बचाएंगे भी और साल में एक पेड़ भी लगाएंगे। आप एक फ्री ऑनलाइन एकेडमी से वादा कीजिए कि आप प्रत्येक वर्ष एक पेड़ जरूर लगाएंगे भाई। जी सर मैं वादा करता हूँ, सर मैं वादा करता हूँ। कोई बात नहीं भाई, आप वादा मत करिए, हमने तो आपसे एक चीज़ मांगा वो भी आपसे दी नहीं जाती, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, जल की कमी के क्या कारण हो सकते हैं, तो जल की कमी के कारण ऑप्शन समझ लेते हैं। अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, उपरोक्त में से सभी। 18 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। अगर तीनों के तीनों आप करते हैं तो जल का
कमी का यही कारण है, तीनों के तीनों कारण। अगर आप अधिक से ज़्यादा शोषण यानी कि ज़्यादा उपयोग करते हैं, अत्यधिक प्रयोग करते हैं तो भी, और असमान वितरण करते हैं तो भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, टाँका क्या होता है? तो पानी, पीने का पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक को टाँका कहते हैं। जमीन के अंदर एक गड्ढा खोद दिया जाता है और ऐसे बना दिया जाता है और एक रास्ता रहता है निकलने के लिए, उसे कहते हैं टाँका। ये आपको तमिलनाडु की तरफ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि इधर वर्षा कम मात्रा में होती है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, वर्षा कम होती है, तो वहाँ पर पानी को बचाने के लिए ये सब प्रयोग किया जाता है जिसे हम लोग टाँका कहते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, 2025 तक कितने लोगों को जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 20 करोड़। 20 करोड़ लोग 2025 तक पानी की संभावना झेलेंगे भाई, इसलिए कोशिश करिए पानी को बचा के चलेंगे। पानी को बचाएंगे तो कल पानी आपको बचाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? तो हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना हम कर सकते हैं जब किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। खा नंबर पढ़ सकते हैं, पूरे डिटेल वाइज में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, वे देश की जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष आय या उससे अधिक है, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो वो आएगा हमारा विकसित देशों के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ देखिए $12,056 प्रति वर्ष, एक साल में ना कितना कमा लेता है? $12,056। अभी यहाँ पे 76 पॉइंट कुछ है, $1 बराबर। अगर हम इसको 12,000 के आसपास में गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो वह देश विकसित देश है जो एक साल में इतना कमा लेता है प्रति व्यक्ति के दौरान। और हमारे इंडिया को अगर देखेंगे तो विकास, वो है विकासशील, नॉट विकसित। विकसित मतलब पूरी तरह से अच्छा, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन विकासशील अगर है तो हमारा पूरा विकसित नहीं किया गया। तो हमारा जो इंडिया है वो विकासशील है। अभी यहाँ का प्रति व्यक्ति आय 10 से 12,000 महीना कमाता है औसतन, ठीक है, कोई ज़्यादा कोई कम कमा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। क्वेश्चन को समझेंगे उसके बाद उसका आंसर देंगे, ठीक। ऐसा ना हो कि आप अंदाजे बच्चे लगा दें आँख बंद करके। सतत विकास का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो सतत विकास का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विकास केवल अपने लिए नहीं, ये नहीं। उसके बाद दूसरा नंबर है विकास केवल दूसरों के लिए। तीसरा नंबर में है विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए होने चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। सी वाला इज द राइट आंसर, इज द क्वेश्चन नंबर 23, है ना। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर मिल गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कौन से राज्य में है? तो वो केरल में है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि देश की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपये तथा जनसंख्या 5,000 है तो उस देश की कुल आय कितनी है? तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला जानते हैं आप, प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की कुल जनसंख्या या देश की कुल आय, देश की कुल आय शॉर्ट में लिख रहे हैं, समझ जाना, और देश की कुल जनसंख्या। तो यहाँ जनसंख्या कितना? 5,000 और कुल आय कितने हैं? 500। प्रति व्यक्ति आय कितने हैं? 500। तो ये जो 500 है यहाँ पे आएगा और देश की कुल जनसंख्या यहाँ पे रहेगा। हमें ये निकालना है, तो ये वाला पोर्शन इधर आएगा, गुना में चला जाएगा। मतलब 500 को अगर हम गुना कराएंगे 5,000 से तो कितना निकल कर आएगा? 25 और ये हो जाएगा 25 लाख। तो ऑप्शन नंबर हम देखेंगे 25 लाख कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर गा के ऊपर यहाँ पे 25 लाख है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। नहीं, गा में नहीं, गा में है 25,000, 50,000, 2,50,000 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 25 लाख इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन से क्रियाशील द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? कौन सी क्रिया जो है सो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ये हमें पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर खा है, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में किसे रखा जाता है? जब भूमि से उत्पादन करके फैक्ट्रियों या मिलों में या मशीनों के द्वारा उसके
दूसरा रूप दिया जाता है उसे कहते हैं द्वितीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर बुक पढ़ने का समय मिलता है तो आप तीनों के तीनों को कर लेंगे भाई, अच्छे से याद कर लेंगे। प्रचंड बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति है जहाँ लोग बेरोजगार हैं, नियमित हैं लेकिन कम वेतन अर्जित हैं, नियोजित हैं लेकिन उत्पादन शून्य है, और वर्ष के कुछ महीनों में बेरोजगार हैं। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, नियोजित हैं लेकिन उत्पादन शुल्क कम है। यहाँ देखिए क्या होता है प्रचंड बेरोजगारी, जहाँ 2 लोगों का काम है वहाँ पे 4 लोग लगे हुए हैं, तो जो 2 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए उसे कहते हैं प्रचंड बेरोजगारी। नेक्स्ट प्रश्न है 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर का निव्वल उपस्थिति अनुपात। नेक्स्ट प्रश्न है संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनिए। तो संगठित क्षेत्र का जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यह उन उद्योगों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित हैं। संगठित का मतलब हमने आपको बताया था सरकारी क्षेत्र, और असंगठित क्षेत्र का मतलब हमने आपको बताया है प्राइवेट सेक्टर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ऑप्शन नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा गा नंबर। नेक्स्ट प्रश्न में हम चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास सत्ता की साझेदारी के क्षेत्रीय वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? तो सत्ता की साझेदारी के क्षेत्रीय वितरण के अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी वाला शामिल है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसका सी आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट प्रश्न में हम चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, आप इसे याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं भाई, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 33 नंबर प्रश्न है सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? तो यह सरकार जो है संबंधित है बेल्जियम से संबंधित। ठीक, कहाँ से संबंधित है? बेल्जियम से। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, बेल्जियम में डच भाषा कितने लोग भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी है? तो वहाँ पे 59% जो है सो बेल्जियम में डच भाषा बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा। 34 का कितना हो जाएगा? घा नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। प्रश्न है सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका खा हो जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ये हो जाएगा इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न। इनमें से कौन संघ सूची का विषय है? तो 36 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा खा नंबर, प्रतीक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग। ये जो है सो संघ सूची का एक विशेष है। यहाँ पे अगर हम विषय है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसके बारे में पूरी जानने के लिए जाएं तो और भी चीज़ें इसमें शामिल है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम यहाँ पे आंसर को हल किए हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न को हम चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? तो हिंदी बोलने वालों का जो प्रतिशत है ना वो है ऑप्शन नंबर डी, 40%। तो 40% जितने हिंदी बोलते हैं, तो 60% क्या इंग्लिश बोलते हैं? नहीं, वो अलग अलग तरह के भाषा बोलते हैं। कोई संथाली, कोई मैथिली, कोई उर्दू, कोई कन्नड़, कोई तमिल। तो इस प्रकार से 60% है, लेकिन 40% जो हिंदी बोलती है शुद्ध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? तो वह है संथाली भाषा। कौन सी भाषा? संथाली भाषा। झारखंड में इन सब के बाद संथाली भाषा, बांग्ला भाषा, ये सब ज़्यादा बोला जाता है भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस टाइप की जितने भी वीडियोज़ मैं डालूँ आपको यूट्यूब के नोटिफिकेशन के द्वारा पहले मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।